हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज सेट पीवाईक्यू डिस्कशन वीडियो सीरीज में चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए, राइबोसोम्स एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, वन इज प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट के लिए दिया गया है, आर डिसोसिएटेड इनटू टू सब यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ। तो प्रोकैरियोट की बात हो और यूकैरियोट की बात हो तो राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट एक साथ होते हैं, तो उनका डिसोसिएशन जो है उसको लेकर के ये क्वेश्चन है कि जब दोनों यूनिट डिसोसिएट होती हैं तो डिसोसिएशन में कौन हेल्प करता है। तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डिसोसिएशन का मतलब है कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बीच में जो कनेक्शन है उसको डिस्टर्ब करना। और ये जो काम होता है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन फैक्टर जो थर्ड प्रोटीन है ये करती है। और यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो ये काम यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड भी करता है और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो 6 है ये भी करता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड भी ये काम करता है और 6 भी ये काम करता है। तो ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं उसमें इनिशिएशन फैक्टर थर्ड प्रोकैरियोट के लिए सही है, इनिशिएशन फैक्टर 6 यूकैरियोट के लिए सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। फैक्टर 2 गलत है इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट के लिए, ये तो हालांकि सही था। हालांकि ये भी IF3 है ना, यूकैरियोटिक के लिए हम इनिशिएशन फैक्टर से पहले स्मॉल ई लगाते हैं ना, स्मॉल ई का मतलब यूकैरियोट के लिए नोटेशन होता है। फोर वाला फोर इसमें होता ही नहीं है, प्रोकैरियोट में ही नहीं आता है। और थर्ड तो यहाँ पे सही था, फोर्थ यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 11 था कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगेन अंटिल, कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग में क्या होता है। तो जैसे दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना हो, डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना हो, तो डीएनए स्ट्रैंड्स के सेपरेट होने का मतलब कंप्लीटली सेपरेट होने की कोई जरूरी नहीं। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है, केवल ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट के अंदर डीएनए सेपरेट हो इतना ही काफ़ी है। और जो ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट होता है वहीं पे डीएनए सेपरेट होना चाहिए। तो कंप्लीटली सेपरेट होना कोई जरूरी नहीं है। सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो प्रमोटर के ऊपर आकर के बाइंड करते हैं। यस, यूकैरियोट्स के अंदर हम बात करेंगे तो जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो एक सीक्वेंस में आकर के बाइंड करते हैं। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है कि सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी है ये बाइंड करता है, फिर ए बाइंड करता है, फिर बी बाइंड करता है, उसके बाद में एफ, फिर ई एंड फाइनली जो हेलिकेज होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ऐसे डिनोट करते हैं वो बाइंड करता है। तो ये सारे यूकैरियोट्स के लिए है, एमआरएनए के लिए है तो हम इसको सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो डिफरेंट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसमें कि जो टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो फैक्टर सेकंड डी का ही हिस्सा होती है, इसी का पार्ट होता है टीबीपी प्रोटीन जो कि टाटा बॉक्स के ऊपर आकर के बाइंड करती है। तो एक सीक्वेंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जब तक आकर के बाइंड नहीं करते तब तक ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग नहीं हो सकता। और स्टार्टिंग का मतलब ये होता है कि जो पॉलीमरेज है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये पॉलीमरेज प्रमोटर से आगे निकल जाए, है ना, प्रमोटर को ये छोड़ के आगे निकल जाए तो प्रमोटर को एस्केप कर जाए ना, प्रमोटर से आगे निकलने को हम प्रमोटर एस्केप बोलते हैं। तो प्रमोटर को छोड़ करके अगर पॉलीमरेज आगे निकल जाता है तो उसका मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए पहले इन सारे फैक्टर्स को यहाँ करके जुड़ना होता है। तो राइट आंसर तो यही है, B-1 कैप्स आर रिमूव फ्रॉम द mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के लिए और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के अंदर कैप्स का, mRNA कैप्स का कोई लॉजिक नहीं होता है। और mRNA की कैप्स हो तो स्टेबिलिटी के लिए काम करती हैं और वो ट्रांसलेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। और रिमूव करने का तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, गलत स्टेटमेंट है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टेम्पलेट। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना और टेम्पलेट जैसे कि डीएनए टेम्पलेट के बाद होते हैं तो इसमें तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इंट्रॉन्स को अगर रिमूव करने की बात भी करेंगे तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने का जो मैटर होता है वो तो पर्टिकुलरली जो हमारा mRNA है उसका मैटर होता है।
ओके, तो स्टेटमेंट नंबर फोर्थ भी हमारा रॉन्ग है, तो ओनली स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 12 कि विच कंपोनेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन में कौन डायरेक्टली शामिल नहीं है। तो एमआर ने तो ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में जो कोडॉन्स हैं वो इसी के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, तो कोडॉन इसी का हिस्सा होता है, तो एमआरएनए तो काम आता ही है। डीएनए काम नहीं आता है क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनता है, और डीएनए तो एमआरएनए बनाना है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें काम आता है, तो ट्रांसलेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का मैटर है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो राइबोसोम तो साइट प्रोवाइड कराता है कि जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट जिसको कि अपन पी साइट बोलते हैं, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये राइबोसोम का हिस्सा होता है। और जो कोडॉन्स होते हैं एमआरएनए को उनको रीड आउट करने का जो काम जो कि एंटी कोडॉन करते हैं वो टीआरएनए का हिस्सा होता है। तो टीआरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, राइबोसोम डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एमआरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, केवल जो डीएनए है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो जो नहीं था वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि केमिकल सिग्नलिंग को लेकर के है बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज। तो केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो केमिकल सिग्नलिंग होती है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म अपन लें, ऑर्गेनिज्म वन और ऑर्गेनिज्म टू, इनके बीच में केमिकल सिग्नलिंग का मतलब होता है कि इसके केमिकल इसके केमिकल्स के साथ में कम्युनिकेट करें, और एक सेल के केमिकल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं, उसको अपन सेल सेल कम्युनिकेशन या केमिकल सिग्नलिंग में काउंट करते हैं। तो एक सेल जब दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, एक सेल जब दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है तो वो केमिकल कम्युनिकेशन में काउंट होता है कि एक सेल के केमिकल दूसरी सेल के साथ एक केमिकल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो केमिकल कम्युनिकेशन मतलब है कि ये सेल आपस में अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करती हैं। तो कन्वेइंग कन्वेइंग का मतलब आपस में लेना देना करना, इंफॉर्मेशंस टू ईच अदर। यस, ये बिल्कुल से सही है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी सही होगा। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के लिए भी ये सही होता है, क्योंकि नॉर्मली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक सेल दूसरी सेल के साथ केमिकल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करती है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप ऑर्गेनिज्म लिया तो फिर हमें यूनिसेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक सेल दोनों को हम एक ही प्रकार से यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करना यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल का अपना जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो सेल अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कंट्रोल करती है, तो ज़्यादा सही नहीं हो सकता। टू किल ईच अदर फॉर स्पेस, यानी कि स्पेस के लिए एक दूसरे को किल करना हो, तो ऐसे मैटर्स भी यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। और टू लिव टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ईच अदर, के एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, तो ऐसा भी नहीं है। तो केमिकल सिग्नलिंग का जो मेन मैसेज है वो मैसेज यही रहता है कि वो आपस में अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो कि उनकी बाउंड्री जो होती है सेल की बाउंड्री, जिसको कि अपन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जिसको कि अपन ग्लाइको कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, ग्लाइको कैलिक्स, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट मेन पार्ट होते हैं, कि ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो सेल की सरफेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से लगे हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो केमिकल सिग्नलिंग के लिए मैन पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी सारे एंगल से आप इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं जो बाकी किसी क्वेश्चन में भी हमारे यूजफुल वे में काम आ सकते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि विच टाइप ऑफ फिलोटैक्सिन, स्टेम के ऊपर या तने के ऊपर पत्तियों के लगने का जो क्रम होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, तो पत्तियां या तो तने पे लगती हैं, है ना, स्टेम पे लगती हैं, या स्टेम का ही एक रूप है, उसको अपन ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो तने के ऊपर या शाखाओं के ऊपर पत्तियों के लगने का या अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है उसको फिलोटैक्सी बोला जाता है। और ये पूछ रहा है कि ग्रासेस के अंदर फिलोटैक्सी का कौन सा पैटर्न होता है। तो ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस का मतलब है कि ग्रासेस का मतलब जैसे कि आप कोई भी ग्रास लेते हैं तो ग्रासेस के स्टेम के अंदर नोड, इंटरनोड, ये काफ़ी सारी स्पष्ट होती हैं। पत्तियां हर एक नोड से इस प्रकार से निकलती हैं।
तो एक एक पत्ती अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, यानी कि पहली पत्ती इस डायरेक्शन में है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे है, चौथी पत्ती फिर यहाँ पे होगी। तो ये जो पैटर्न होता है कि पहली लीफ के ऊपर थर्ड वन लीफ आती है, इसी प्रकार से सेकंड वन लीफ के जस्ट ऊपर फोर्थ वन वाली लीफ आती है। तो दो कतारें यहाँ पे हैं कि स्टेम को अगर हम देखें तो इसमें एक कतार तो पत्तियों की इधर मिलेगी अपन को, और दूसरी कतार हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो तने के दोनों साइड में दो कतारें हैं, एक और दो। तो दो रोज के अंदर है ना, दो कतारों के अंदर पत्तियां लगी रहती हैं। हर एक नोड से पत्ती है वो अल्टरनेट डायरेक्शन में निकलती है, ये इधर निकली है तो दूसरी इधर निकलती है, दिस इज अल्टरनेट ऑल्सो। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी भी है। क्रासिस के अंदर ध्यान देंगे कि अल्टरनेट प्रकार की फिलोटैक्सी भी होती है, और जब एक्सिस के ऊपर पत्तियां कितने रोज में है उसकी बात करेंगे तो ये दो रोज हैं, तो इसको अपन बोलते हैं डाइस्टाइकस। तो द्विपंक्तिक कंडीशन आप हिंदी के अंदर बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ट्राइस्टाइकिश नहीं है, पेंटास्टाइकस है ना, अपोजिट डाइक्यूसेट, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट रहेगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन थे इनके जो छोटे छोटे पार्ट्स क्वेश्चनेबल आगे इश्यूज थे जिनके ऊपर ये क्वेश्चन बने हुए थे, कुछ और भी पॉइंट्स हम इसमें ऐड किए थे डिस्कशन में। तो आई होप ये सारा वीडियो और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेंगे, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर अगर इनसे मिलता जुलता कुछ रहा तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदे का रहेगा। तो कैरी ऑन कीजिए, और हमारा इस PYQ डिस्कशन सीरीज के साथ रेगुलर अपडेट बने रहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और बिल्कुल से पूरी सीरीज को आपको कवर करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेपर को भी लेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को कवर करने पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका रहेगा, और आने वाले पेपर के अंदर ये चीज़ें जरूर से आपके लिए होपफुल रहेंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक सिंप्लीफाइड वे के अंदर आप सबके साथ शेयर की जा सकें, ताकि आप लोगों को इस छोटे से टाइम के अंदर ज़्यादा बेनिफिट आने वाले एग्जाम्स में मिल सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and good luck to all of you.